जय हिंद जय भारत। कैसे हो स्टूडेंट्स? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, लेके आया फिर से एक नया वन शॉट वीडियो। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हिंदी मीडियम के अंदर वन शॉट वीडियो होने वाला है हमारी एग्जाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत कॉन्ट्रास्ट चैप्टर होने वाला है ये वाला, ठीक है। तो समझेंगे कि करके बहुत अच्छे से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जानने लायक चीज़ें होती है और उनकी वजह से हमारे मार्क्स रह जाते या कट जाते हैं, तो वो हम नहीं कटने देंगे और अब हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। एनसीईआरटी से मैं कुछ टॉपिक के कुछ लाइनें उठा के ले आया हूँ जो आप ध्यान से मेरे साथ साथ समझते जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभिक्रिया में क्या है? अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जब दूध को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है गर्मियों में, तब क्या होता है भाई? सोचो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। क्यों हुआ? उस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से, या फिर उसमें कुछ एंजाइम होते हैं वो दूध को फाड़ देते हैं। लोहे का तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? सोचो, ये फील करवा रहे कि क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब लोहे के तवे को या कील को ऐसा बाहर कहीं खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उस पर जंग लग जाएगी। क्यों लगती है? वो भी किस वजह से लगती है? रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से। अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का किण्वन मतलब समझते हो? जैसे कि हम क्या करते हैं, जो इडली का जो आटा होता है उसको भिगो कर रखते हैं रात को, दूसरे दिन क्या हो जाता है? हमने आधा तपेला रखा था और हल्का सा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और अंगूर का किण्वन कब किया जाता है ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं। अगर जानने लगोगे तो फिर आप क्या करोगे? आप भी दारू बनाकर बेचने लगोगे। समझ में आ गया? तो कहाँ होता है यूज़? एल्कोहल बनाने में। भोजन पकाया जाता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पचा लेता है, वो भी कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया है। और हम जो सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। तो सांस लेते हैं वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको समझाया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया फिलहाल क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक अभिक्रिया दी है, क्रियाकलाप 1.1 दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है? एक मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है। मैग्नीशियम की एक रिबन आती है, पट्टी ली जाती है। जब हम इसको जलाते हैं, ये क्या है? मैग्नीशियम, क्या? Mg क्या है? मैग्नीशियम। जब हम इसे जला देते हैं तो क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। हमें ये चीज़ पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो चीज़ जलेगी वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी। ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और संतुलित समीकरण, ये ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ही वातावरण में मिलता है। तो 2Mg + O2 बराबर क्या बना? 2MgO, यानी इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या? ऑक्सीजन गैस है। तो इस ढंग से ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये मैंने लिखा इसका रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप में क्या दिया है? सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल, सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। हम तो बिना अभिक्रिया के ही चश्मा पहन के खड़े होते, क्योंकि हमारे आंखों में अभिक्रिया ही ना हो जाए। अगर मैं 40 साल का हो जाऊंगा, मेरे को दिखना ही एकदम बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए मैं भी चश्मा पहनता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया आंखों का नंबर बढ़ा देती है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल के रगड़कर क्या करना है? साफ कर देना है। रेगमाल क्या होता है? एक कांच पेपर, आपने सुना होगा कांच पेपर, या एक हम यूँ कहें कि भाई किसी कपड़े द्वारा उसको ऊपर से घिसकर क्लियर करके साफ करना है, ठीक है। ताकि क्या, इसके ऊपर की जो जंग वंग लगी हो, कुछ भी चीज़ें वो निकल जाए। फिर क्या होता है? एक चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। जो जलने वाली चीज़ होती है ना, ये जो जलाती है, इसको स्पिरिट लैंप या बर्नर कहेंगे। इससे हम इसको जला रहे। तो जब जलाते तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर क्या दिया है भाई? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो मैग्नीशियम जो जलती कैसे जलती है? चमकदार सफ़ेद एकदम लौह के साथ जलती है। ये सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। सफ़ेद चूर्ण मतलब ये जो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये किस फॉर्म में होता है? ये चूर्ण के फॉर्म में होता है। चूर्ण मतलब एक राख के फॉर्म में। कैसा? सफ़ेद चूर्ण, ठीक है।
यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। किस वजह से बनता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया के बाद ये बन जाता है। अगली चीज़ क्या है? एक क्रियाकलाप दिया है भाई साहब हमारे पास, क्रियाकलाप 1.3। क्रियाकलाप हमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 रासायनिक विज्ञान है। यहाँ पर जो विज्ञान का एक भाग होता है केमिकल साइंस यानी रासायनिक विज्ञान होता है, तो उसमें जो क्रियाकलाप दिए होते हैं हमें 1-2 बार पढ़ लेने होते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जामों में 1-2 क्रियाकलाप दे देते हैं कई बार, ठीक है। इनमें से कई क्रियाकलाप एग्जामों में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या लेना है? जिंक लेना है। तो जिंक ले लिया, Zn ले लिया, और किस में डाला भाई? इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला। किस में डाला है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया है। तो अब क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम ले सकते हैं। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल होता है। जब आप जिंक को HCl में डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, H2 गैस बनती है। साथ में और क्या बनेगा? तो यहाँ पर Zn और Cl कितना Z यानी जिंक क्लोराइड बन जाता है, ZnCl2 यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये जिंक क्लोराइड है, जिंक लिया था, HCl में डाला था और यहाँ पर क्या बनी थी? H2 गैस बनी थी। तो ये जो दानेदार जिंक के जो टुकड़े होते हैं उसके पास जो बुलबुले बनते दिखाई देते हैं वो किसके बुलबुले होते हैं? हाइड्रोजन गैस के होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको समझाया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? कोई गैस निकल रही हो, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। या उसके तापमान में कोई परिवर्तन हो, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। या उसकी गंध में कोई परिवर्तन हो, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और हमारे पेट में जान तो अनेकों अभिक्रियाएं होती है, और कभी ना कभी आजू बाजू जो गंध फैल जाती है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही कारण होती है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन कब होते हैं? ये परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ठीक है। जो परिवर्तन होता है या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन क्या? जैसे कि मान लीजिए एक बर्फ़ का टुकड़ा है, वो क्या एक ठोस है यानी सॉलिड है, समझते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा आपने देखा होगा कुछ इस रंग का होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। और जब हम इसे गर्म करते हैं या फिर खुले में छोड़ देते हैं तो गर्म करने पर ये क्या बन जाता है भाई साहब? ये द्रव बन जाएगा। यानी ये ठोस से क्या बना है? यहाँ पर द्रव बन गया, पानी बन गया, ठीक है। फिर हम इसको और गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? फिर भाप बन जाता है, यानी वाष्प बन जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले ये सॉलिड था, ठोस था, फिर बाद में ये क्या बना? द्रव यानी लिक्विड बना, और फिर उसके बाद में लास्ट में ये क्या बना? गैस बना। तो ये भी क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो पहला आपको लिखा है कि अवस्था में परिवर्तन। तो ठोस अवस्था से किस में हो रहा है? द्रव अवस्था, या द्रव अवस्था से क्या कह सकते हैं हम लोग? गैस अवस्था। अगला क्या है? रंग में परिवर्तन। और रंग में परिवर्तन का है ना लोगों ने कई उपयोग किया है, अंधश्रद्धा में लोगों ने भी बहुत प्रयोग किया। आप कोई केमिकल लेंगे और आपके ऊपर कुछ केमिकल पानी में मिलाकर बोल देते कि भाई मैं तेरे ऊपर घुमा देता हूँ और इसके अंदर मिला दूंगा, तो देखो अगर इसका कलर चेंज हो जाता है मतलब आपको नज़र लगी हुई है। तो उसमें केमिकल मिला देते लोटे में और आपके ऊपर 2-3 बार घुमा कर इसके अंदर मिला दिया, बोले देखो लाल का पीला हो गया, मतलब आपको नज़र लगी हुई है। लेकिन वास्तव में वो क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन होता है। जैसे कि लाल कलर से क्या कौन सा कलर हो जाना? किसी पदार्थ का नीला कलर हो जाना, किसी लिक्विड का लाल से क्या नीला हो जाना, नीले से पीला हो जाना, पीले से हरा हो जाना। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन है, ठीक है। गैस का निकलना या उत्सर्जन, कई बार गैस भी निकलती है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से गैस निकलती है। और सबसे बढ़िया उदाहरण क्या? हमारे पेट से निकलने वाली गैस आप जानते ही है, ठीक है। और दूसरी क्या? तापमान में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन होता है। आप लोगों ने घर पे चूना लाया होगा,
क्या चूना लाया होगा कैल्शियम ऑक्साइड लाकर, अब पानी में डालो तो क्या करेगा, वो गर्म हो जाता है ऑटोमेटिक। या जो दीवारों पे जो चूना करते, अभी तो आप लोग अमीर हो चुके हैं, मध्यम वर्ग वाले, तो आप डायरेक्ट क्या करते होंगे, या तो एक्रिलिक या एशियन पेंट लाकर लगाते होंगे, ठीक है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, चूना करते थे। एक 5 किलो की थैली आती थी, कली चूना करके, चूने अनेक प्रकार के चूने आते थे, च्यवनप्राश चूना, पता नहीं क्या क्या चूने होते थे, उसको लेकर ड्रम में या किसी बड़े पात्र में डाल दिया जाता था, रात भर रखा जाता था, या 8-10 घंटे उसको रखते थे, ताकि क्या वो अच्छे से गल जाए। फिर उसमें से छान के फिर उससे पुताई करते थे ऐसे, ठीक है, ब्रश से लेकर पूरा, हम भी वाइट हो जाते थे उस समय। तो रात भर जब हम रखते थे, सुबह आप उस ड्रम को छुओगे ना तो गर्म हो चुका होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन। जब ये सब परिवर्तन होंगे तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन हुए वो कौन कौन से, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन, इतने परिवर्तन होते हैं मेनली। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, ठीक है। हम लोगों ने अभिक्रिया जो हमारा क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप पहला हम लोगों ने लिया था, यहाँ पर ये रहा क्रियाकलाप 1। इसमें हम लोगों ने क्या किया भाई, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ जलाया। मैग्नीशियम को लेकर जब हम ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। भाई मैग्नीशियम को लेकर ऑक्सीजन के साथ जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर मैं इसी को शब्दों में लिखता तो कितना बड़ा शब्द होता, जैसे कि मैं इधर लिखूं कि मैग्नीशियम को लेकर ऑक्सीजन के साथ दहन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इतना बड़ा लाइन बन जाती। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने अनुभव किया कि इतनी सारी चीज़ें लंबी लिखने की कहाँ ज़रूरत है, हम डायरेक्ट भी तो दर्शा सकते, क्या, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसका भी शॉर्ट फॉर्म आया, क्या, मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, बस खेल ख़त्म, बोल दिया लो, इसी से समझ में आ जा रहा है। तो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बड़ी से बड़ी बातों को, बड़ी से बड़ी लिखावट को शॉर्टकट में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, आपकी मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, तो आपकी मम्मी ने रोटी बना रहे, तो रोटी कैसे बनेगी, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, आटा लिया थोड़ा सा, ठीक है, आटा लिया, प्लस उसमें क्या डाला भाई साहब, पानी डाला, ठीक है। आटे में क्या डाला, पानी डाला। कुछ लोग थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, ठीक है। और कुछ लोग मान लीजिए कुछ और बनाना है या कुछ और मसालेदार बनाना है तो उसमें हल्की सी मिर्ची भी डाल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग बना रहे हैं लाल रोटी, ठीक है, और हल्की सी क्या, हल्दी भी डालते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसी मस्त रोटी आती है। तो इतनी सब चीज़ें जब मिक्स करते हैं तो उसके बाद जो रोटी बनती है गर्म करने के बाद, उसको एक एरो करके बनाया, तो हमको क्या मिली, मसालेदार रोटी। क्या मिली, मसालेदार रोटी मिल गई। क्या मिल गई, मसालेदार रोटी मिल गई। अब इनमें भाई साहब ये रोटी जो है ना हमारा, वो उत्पाद है। क्या है ये एक उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। उत्पाद मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। लेकिन इतनी सारी ये जो चीज़ें ली गई थी, इनको क्या कहेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम कहेंगे अभिक्रियक। क्या कहेंगे, अभिक्रियक कहेंगे, या फिर अभिकारक भी कह सकते हैं। हम इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, अभिकारक। तो जितने भी अभिकारक लिए उनको एक के बाद करके प्लस प्लस हम ऐड करेंगे। फिर इसके बाद एक एरो दर्शाएंगे, ठीक है। एरो का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर ख़त्म हो गई, और अभिक्रिया पूरी हो जाने के बाद हमें जो बनाना था, जो पदार्थ बनाना था, जो बन चुका है, वो क्या होगा, हमारा उत्पाद कहलाएगा। यानी रोटी हमारा क्या यहाँ पर उत्पाद है। इसी ढंग से यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि भाई अभिकारक किसे कहते हैं या फिर उत्पाद किसे कहते हैं। तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जैसे पदार्थ है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया था और फिर मैंने ऐसे एरो दर्शाकर क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड दर्शा दिया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ क्या है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। नए पदार्थ कौन बनता है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। समझ में आ गया अभिक्रिया क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है। फिर रासायनिक समीकरण लिखना क्यों अच्छा है रासायनिक समीकरण, क्योंकि शॉर्टकट में लिखा जा रहा है। देखो Mg प्लस O2 और MgO बना रहा है। जैसे कि मैं इधर लिखूँ, एक नया पेज लेता हूँ, जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से हो रही है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है।
अब मैं ये लिखने जाऊँगा तो 2 लाइनें हो जाएगी, लेकिन मैं इधर ऐसे भी तो दर्शा सकता हूँ Na+Cl2। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर 2NaCl यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो महत्व ये है कि भाई शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। बड़ी बड़ी बातों को लिखना हमारा कई गुना समय इसमें बच जाता है। अब हमारा आता है रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। क्या आता है, संतुलन। संतुलन बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसी चैप्टर में हम लोग इसको एंड में लेते, पहले कुछ अभिक्रियाओं को सीख लेते हैं, ठीक है। और शुरुआत में थोड़ा बहुत आपने संतुलन सीखा भी होगा, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है तो हम इसमें बीच में से कोई भी टॉपिक उठाकर कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और अच्छे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम जानेंगे, हमारी बुक में कौन कौन से दिए गए, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला में दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन के साथ ही में आपको एक और अभिक्रिया दी गई है इसके साथ में, वो दी है ऊष्माक्षेपी। क्या दी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और फिर आपको समझना वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन के साथ आपको एक और समझनी होगी, वो कौन सी, ऊष्माशोषी ये अभिक्रिया भी है, ठीक है। यानी कुल कितनी होगी यहाँ पर, 1 2 3 4। फिर एक और अभिक्रिया आएगी जिसको अपने कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, 5वीं अभिक्रिया ये होगी। फिर आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिर आएगी उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन, क्या, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन, ओके। फिर इसके बाद लास्ट में आपको 2 चीज़ें और मिलेगी चैप्टर के अंदर, वो क्या दिए, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का मिल जाना, इनके प्रभाव को आपने देखा है, जिसमें एक है हमारा संचारण और दूसरा क्या है, विकृत गंधिता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में कौन सी अभिक्रिया करेंगे, तो ये 2 वाली पहले ख़त्म कर देते, फिर एक एक करके ये सब कर देंगे, और फिर रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं संचारण क्या है। बहुत इजी टॉपिक है, छोटे से छोटा बच्चा भी बता सकता है। संचारण मतलब क्या होता है, मान लीजिए भाई साहब मेरी ये लोहे की एक कील है, ठीक है। तो जब कील को मैं खुला छोड़ देता हूँ, और सबसे बुक के स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखी थी कि ऐसी कोई कील है या कोई पदार्थ है, जब हम इसको खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर की जो परत है, ये जो ऊपर की परत है उसमें लालाश पड़ते कोई परत चढ़ जाती है, ऐसा लगता है किसी ने अलग से ऊपर परत चढ़ा दी हो। जो हल्की सी है, कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है, जब खुले में हम रख देते हैं। और ये रेड कलर की परत क्यों बनती है, और इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, ठीक है। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, अधिकतर तो इसमें नुकसान ही है, क्योंकि ये बनती किस वजह से भाई साहब, ये अंदर का जो पदार्थ होता है इसी का यूज़ होकर ये बनती है, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये टूट के गिर जाती है, मतलब उल्टा ये क्या, कमज़ोर होती जाएगी, कील पतली होती जाएगी, और कील पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। और इसी को अपने क्या कहते हैं, जंग लगना या संचारण कहते हैं। आपकी बाइक होगी, साइकिल होगी, आपने नवी खरीदी होगी, जैसे ही बरसात की एक सीज़न निकल जाती है, फिर क्या होता है, उसके चेन में आप देखोगे तो जंग लगना शुरू हो जाता है। बाइक की किसी ऑटो जो पार्ट्स होते हैं उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संचारण। लेकिन ये समझते हैं कि वो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। पानी पिला दो उनको, हाँ थोड़ा है चलेगा, गला तो गीला होगा। चलिए, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है। शुरुआत में जब बनाते तो घिस घिस के कैसे करते हैं, चमकीली होती है। फिर क्या होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लालिमा युक्त यानी रेड कलर की हल्की सी। प्रायः इस अभिक्रिया को लोहे पर क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है, कुछ अन्य धातुओं में भी होता है। हमें जंग का, जब हमें कोई उदाहरण लेवे कि जंग क्या है, वो युद्ध वाला जंग नहीं, ठीक है। जंग लगना मतलब लोहे पर जंग लगना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है, लेकिन आपको पता होगा अन्य पदार्थों पर भी जंग लगता है। उनकी परत ऊपर की थोड़ी अलग अलग कलर की होती है, वो भी जानेंगे। क्या चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर आपने ध्यान दिया भाई, ओहो, चांदी को भी जंग लगता है और तांबे को भी जंग लगता है। देखते कैसे लगता है। जब कोई धातु, अब ये बोले क्यों लगता है, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास एसिड या अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी
यानी वहाँ पर पानी की उपस्थिति हो, पानी या फिर एसिड की उपस्थिति हो आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। संक्षारित मतलब ऊपर की परत उनकी खराब होने लगती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर कौन सी परत? काली परत। आप सोचोगे सर हमारे पास तो चांदी, हमने तो काली परत नहीं देखी। कोई बात नहीं, आप इसको किसी बक्से में, पेटी में पैक करके खुले में, ये वो चमकती क्यों? क्योंकि आपके हाथ से डेली वो घिसाती रहती है, आपकी बॉडी के पार्ट से वो घिसती रहती है, इस वजह से उसकी पतली सी परत अपने को पता भी नहीं चलता है कि उसका संक्षारण हुआ है। या आपके मम्मी पापा से पूछना कि जो चांदी की चीज़ उन्होंने आज से 50 साल पहले ख़रीदी थी और वो 50 साल से पहनते आ रहे, तो उनको बोलना कि आपने जो चांदी की खरीदी हो उस समय जितने वजन की थी, क्या अभी भी एग्जैक्ट उतने ही वजन की होगी? तो बोलेंगे नहीं नहीं, अभी तो एग्जैक्ट उतने वजन की नहीं होती, वो हल्की सी घिसाती रहती है और लंबे समय बाद उसका वजन कम होता जाता है। ठीक है, तो चांदी के ऊपर, चांदी को भी क्या लगता है? जंग लगता है, तो उसके ऊपर कौन से कलर की परत चढ़ जाती है? ध्यान रखना है, ब्लैक कलर की। कौन से कलर की? ब्लैक कलर की। आप चांदी को निकाल के रख दो, किसी पोटली में पैक करके रख दो 10 साल तक, फिर आपको पता चल जाएगा कि जंग क्या है। ठीक है, नहीं तो आप 6 महीना रख दो तो आपको पता चल जाएगा। और तांबे के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? हरी परत। ठीक है, तांबा यानी कॉपर, तो उसके ऊपर कैसी परत चढ़ेगी? हरी। चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। लोहे का तो सबको पता है, लोहे के ऊपर कैसे कलर की होती है? वो लालिमा युक्त यानी रेडनेस कलर की होती है। ठीक है, संक्षारण के कारण अब होता क्या है? लोगों को नुकसान क्या है? ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। अब अपने को एक चीज़ पता है, चलो चांदी तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन विश्व के अंदर किसी देश को टिके रहने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? बड़े से बड़े जहाज़ों का निर्माण, बड़े से बड़े यंत्रों का निर्माण करना पड़ता है, और उनमें से भी सबसे जो मजबूत धातु है वो कौन सी है? लोहा है। क्या है? लोहा है। और जब लोहा है वातावरण में खुला रहता है तो नष्ट भी होता है, वो घिसाता भी है और वो उसको जंग भी लगती है। तो ये समस्या स्वरूप है। क्या? संक्षारण यानी जो जंग लगती है वो बहुत घटिया चीज़ है एक ढंग से। तो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्यों गंभीर? आप बोलोगे सर उससे होता ही क्या है? ठीक है, लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो पता चलता है कि उसका क्या नुकसान है। ठीक है, आपके घर पे जो बाइक आती होगी, साइकिल आई होगी, जब उसे थोड़ा सा भी जंग लगता है तो आपको ऐसा लगता है यार जंग लग गया, अभी तो नवी ले आया था गाड़ी, ठीक है, जंग लग गई, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, तो ये था जंग लगना यानी संचार। अगला है विकृति गंधीता। बहुत इजी है। आपको बचपन में ऐसा लगा होगा कि जो फूड पैकेट होते हैं, खाने के जो नाश्ते के पैकेट होते हैं, जो आप बालाजी किसी भी तरह का चेवड़ा लाते हो, चिप्स लाते हो, तो पैकेट आता है भरा आता है। ठीक है, लेकिन भरा किससे होता है? हवा से। ठीक है, जब हम ऐसा लेते कि यार इतना बड़ा पैकेट है, ऐसा हर किसी के मन में आया होगा, ये कंपनी वाले बड़े हरामी, बोले अंदर गैस भर के दे देते पैकेट को फुलाकर। तो वो हरामी नहीं है, वो आपके भले का काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को बेच रहे हैं ना। तो उसके अंदर गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। क्योंकि उसके अंदर जो चिप्स जो रखी है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन ना अभिक्रिया कर ले। अगर उससे ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा? चिप्स जो है ना वो कड़वी लगेगी। कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। इसमें अजीब सी जो एक गंध आने लगेगी, कड़वी लगेगी, और मतलब तेल की वजह से हो जाता है। तेल क्या होता है? इसके अंदर फैट होती है। इसके अंदर क्या होता है? फैट होता है या ऑयल होता है, और ऑयल के साथ अभिक्रिया क्या करता है? ये ऑक्सीजन करता है, जिस वजह से चिप्स क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब हमने कोई चीज़ बनाई है, हम नहीं संभाल पाते 10 दिन भी, और ये कंपनी वाले क्या करते हैं? आज चीज़ बनाई और 400 दिनों बाद भी वो बेच रहे, 4 महीने बाद भी वो बेच रहे। तो लंबे समय तक चीज़ों को टिका के रखना है तो कुछ तो ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो उस चीज़ों को ख़राब नहीं करे। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो फूड पैकेट होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस डाल देते हैं? नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका क्या हो जाता है? स्वाद या गंध कैसी होती है? भाई स्वाद बड़ा कड़वा सा लगता है, अजीब सी गंध आने लगती है। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। उपचयित मतलब उसमें ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है वहाँ पर। तो तेल और वसा कैसे होती है? विकृत गंधी, यानी उसकी गंध बड़ी विकृत हो जाती है, बहुत घटिया गंध आती है, तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो क्या मिलाया जाता है? वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन, क्या यानी डाई नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त
कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, मतलब चिप्स के साथ ऑक्सीजन न मिल सके। इसके लिए इसमें क्या डाला जाता है, भरपूर N2 डाला जाता है, डाई नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर डाई नाइट्रोजन ही क्यों डाली जाती है? भाई अगर बोलते हैं कि बच्चा जो है मम्मी से नहीं सुधरेगा पप्पा से सुधरेगा, तो पप्पा से ही क्यों सुधरेगा? क्योंकि पप्पा झापड़ मार सकते हैं, पप्पा लात मार सकते हैं, पप्पा घुसे मार सकते हैं, पप्पा चप्पल से मार सकते हैं, पप्पा कैसे भी मार सकते हैं, खासकर लड़कों के लिए। ठीक है, तो किसी भी ढंग से जानवर की तरह भी पप्पा लोग मार सकते हैं। तो इसी ढंग से हम कहे कि भाई ये जो डाई नाइट्रोजन गैस है वो क्यों मतलब डाली जाती है? क्योंकि भाई साहब जो डाई नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध होते। कितने? 3 आबंध, वो इतने मजबूती से बंधे होते। देखो भाई ये रिवीजन लेक्चर है, तो आप शायद ये चीज़ समझ चुके होंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, नहीं समझोगे तो उसका भी वन शॉट आएगा, आप देख लेना। तो क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1 2 3 इतने 3 मजबूत आबंध से ये लोग बंधे रहते हैं, नाइट्रोजन, ताकि इनको दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आई बात। और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? O डबल बॉन्ड O होता है। और ये अपना आबंध तोड़कर क्या करती है, इसके अंदर जो वसा होती है यानी चर्बी और तेल होते हैं उसके साथ क्या कर देती है, अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका स्वाद बदल जाता है। तो ये अपने आबंध तोड़ देती है, लेकिन इनका आबंध नहीं तोड़ता है। ठीक है, इनका बहुत गहरा बड़ा मजबूत प्रेम होता है। तो इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आता है, ना ही ये किसी तीसरे के पास जाते हैं। तो इनका बॉन्ड कैसा होता है, कमज़ोर होता है। तो इनमें से एक क्या तोड़ के कहाँ चला जाता है, किसी और के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, विकृत गंधीता। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बातें? चलिए भाई अब हम समझते हैं आगे की बातें। संयोजन अभिक्रिया। कोई पानी ला के रख दो यार, मेरे को प्यास क्यों लग रही है ज़्यादा? गर्मी आ रही है क्या इसके लिए? ऐसा है? चली 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 हवा चली। चलिए तो शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले समझते हैं क्रियाकलाप को, फिर इसके बाद हमारी आएगी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, फिर उसका समीकरण, फिर उसके अन्य उदाहरण। इसके अलावा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्रियाकलाप में क्या दिया, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड। बीकर मतलब जो ग्लास होता है ना कांच का, उसी के जैसे ही होता है, जिसमें लोग बैठ के वो चीयर्स करके पीते, वैसे एक ग्लास होता है। तथा उसमें बुझा हुआ चूना लीजिए। अब क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। धीरे धीरे इसमें क्या डाल रहे भाई साहब, पानी डाल रहे। अब क्या होगा, अब बीकर को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कर लिया तो भाई स्पर्श कर लिया तो कैसा महसूस होगा मेरे को, मुझे पता है वो मुझे गर्म सा महसूस होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? मैं लिखूंगा हाँ भाई हुआ, हाँ हुआ। क्या हुआ? ताप में परिवर्तन। समझ में आई बात? अब देखते हैं परिभाषा पे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाई साहब ओवरऑल जब मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक रोटी बना रहे अपने लोग, तो रोटी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली थी, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हमने यहाँ पर कितने अभिकारक लिए? देखो अभिकारक कितने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5, 2 या 2 से ज़्यादा है। और 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर क्या बना रहे, सिर्फ एक अकेला उत्पाद बना रहे। क्या बना रहे? सिर्फ एक अकेला उत्पाद बने। किसके पापा? जाओ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2 या 2 से 1 2 3 4 5, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर क्या बना रहे, एक एकल उत्पाद बना रहे। कितना? एक उत्पाद बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या हुआ? मिलना। ठीक है, क्या होता है? मिलना, मिक्स हो जाना और एक चीज़ बन जाना। जैसे आटे में पानी मिल गया, नमक मिल गया, मिर्ची मिल गई, हल्दी मिल गई, क्या बन रहा है? मसालेदार रोटी। एक चीज़ बन रही है। समझ में आई बात? तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया है ये? संयोजन अभिक्रिया है। क्या हुआ? अच्छा जवाब दे रहे थे, ठीक है, मेरे को लगा कुछ काम है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर? संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ रही है आपको परिभाषा? आशा है अब तो समझ में आई गई होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या लिया हुआ था, बिना बुझा हुआ चूना। ओ बाप रे, बिना बुझा हुआ चूना, और ये क्या है, बुझा हुआ चूना। वाह, वेरी गुड एनसीईआरटी वाले, ठीक है। अब क्या आगे, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और ये एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बना रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखो, दो अभिकारक लिए और एकल उत्पाद बना है। समझ में आई बात। अब लोग सर इधर ये क्या है, बेटा वो उष्मा है, वो कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्या, अभिकारक जो पदार्थ है ना उनकी बात कर रहे हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ये कोई गैस नहीं है, ठीक है। ये उष्मा यानी गर्मी है, ये विकिरण के फॉर्म में होती है, ठीक है, बरोबर। चलिए, तो यहाँ पर ये लाइन लिखी है और यहाँ पे इसका क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है इसका, भाई अन्य उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। कोयले का दहन, जब कोयले को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो दो अभिकारक मिलकर कितना उत्पाद बना रहा है, एक उत्पाद। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, दोनों गैसें मिलकर क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर है। समझ में आ रही बात। और ये था एक क्रियाकलाप, क्लियर। यहाँ हो जाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया खत्म। अगली क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, भाई साहब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ कुछ गर्मी भी मिले। अब इधर बात बताते हैं, अपने एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी अभिक्रिया के अंदर गर्मी उत्पन्न हो रही है। अगर समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो आप बोलोगे सर उत्पाद के साथ क्या मिल रहा है, मुझे ऊष्मा मिल रही है, मतलब हीट मिल रही है। क्या मिल रही है, हीट। यानी यही एग्जाम्पल मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि भाई प्राकृतिक गैस का दहन, ये कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। कौन सी, मीथेन। और ये ऑक्सीजन के साथ जल रही है, तो यहाँ पर बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बन रहा है, और साथ में क्या बन रही है, ऊर्जा, या हम कहेंगे ऊष्मा यहाँ पर बनती है। क्लियर। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला उदाहरण कौन सा है, ग्लूकोज का दहन। हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बनता है और हम जो ऑक्सीजन लेते, ये जो मैंने ऑक्सीजन ली है, तो ये ग्लूकोज के साथ मिलकर अभिक्रिया करेगी और मेरे शरीर को क्या देगी, ऊर्जा देगी एटीपी के फॉर्म में। अभी तक हमने पढ़ा है कि एटीपी बनती है, तो एटीपी बनती है, उसका यूज़ करके मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ से CO2 बन रहा है जो वापस आ जाएगी नाक से होती हुई बाहर। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है भाई साहब, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साथ ही साथ एक और उदाहरण है यहाँ पर, शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कंपोस्ट मतलब क्या होता है, जब उसमें हम लोग ज़मीन में गाड़ देते तो वो नष्ट हो जाती, खराब हो जाती, ठीक है। तो वो भी इसी का उदाहरण है। साथ में एक चौथा उदाहरण जो अभी हमने लिया था कि बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलकर क्या बना रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या बन रही है, ऊष्मा बन रही है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कितने उदाहरण हैं यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4 उदाहरण है हमारे पास, ठीक है। और ये थी उसकी परिभाषा। क्लियर यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कोई संशय, ठीक है। अगला क्या भाई साहब, वियोजन अभिक्रिया। भाई नाम से ही चीज़ें पता चल जा रही है, वियोजन क्या चीज़ है। और दूसरा इसका कोष्टक में दिया अपघटन। अपघटन मतलब क्या होता है, तोड़ना। वियोजन मतलब भी क्या होता है, तोड़ना। भाई साहब मैंने एक केस सुना था, एक बहन थी, किसी युवक के साथ शादी की थी, उसने दिल्ली जाकर बसी थी, और वो भाई ने एक ऐसी अभिक्रिया की कि एक अभिकारक से अनेक उत्पाद बना दिए। उसने उसके शरीर के टुकड़े काट काट के फ्रीज में भर के रख दिए। समझ में आई। तो वहाँ पर क्या कौन सी अभिक्रिया हुई, ये वाली वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया होती है। समझ में आई भाई। बहुत ही निर्दयी घटना थी वो, आगे मैं बताता हूँ। हाँ श्रद्धा, ओके याद आया, श्रद्धा केस, ठीक है। श्रद्धा आफ्ताब केस है ना। तो मैं कुछ चीज़ को नहीं समझा रहा हूँ ज़्यादा, मैं फैला भी नहीं रहा हूँ, खाली ये अभिक्रिया समझ में आए इसके लिए मैंने वो उदाहरण लिया है कि वहाँ पर क्या था, एकल अभिकर्मक था। क्या था, एकल अभिकर्मक। ध्यान देंगे इधर क्या हो रहा है, संयोजन का उल्टा है। एकल अभिकर्मक को क्या किया, तोड़ फोड़ कर क्या बनाया,
दो या दो से ज़्यादा क्या बना रहे हैं यहाँ पर, अभिकारक बन जा रहे हैं। अगर आपको संयोजन समझ में आ जाए तो वियोजन इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि संयोजन की उल्टी क्या है, वियोजन है यहाँ पर। अब यही अभिक्रिया के लिए इन लोगों ने क्या किया, क्रियाकलाप। चलिए तो समझ लेते क्रियाकलाप। फालतू चीज़ें होती है, खोटा लिख लिख के देते हैं, स्कूल वाले तो कभी कराते हैं नहीं, और स्कूल वालों के पास, अधिकतर हिंदी मीडियम वालों के पास तो क्षमता भी नहीं है कि इसको भी पूरा पढ़ाए। अब वो लोग इनको पूरा नहीं पढ़ाते तो ये क्रियाकलाप क्या खाक करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि 11वीं साइंस वालों को ऐसे क्रियाकलाप पूरे नहीं करवाए जाते। ठीक है भाई, तो वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.5 क्या कहता है भाई साहब, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन लीजिए। किसके लिए क्रिस्टलन, क्रिस्टल मतलब समझ रहे हो, क्रिस्टल का मतलब होता है दाने। ठीक है, तो किसके दाने लिए, फेरस सल्फेट के दाने। कोष्टक में लिखा सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में। फिर क्या किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन के रंग पर ध्यान दीजिए। ओके, रंग पर ध्यान दिया। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, और उसी क्वथन नली को ये बहन लेकर क्या कर रही है, गर्म कर रही है। ठीक है, और देखो यहाँ से कोई ना कोई गैस निकल रही है, ध्यान देना। ठीक है, फेरस सल्फेट। आगे क्या हो रहा है, जैसे चित्र 1.4 में दिखाया गया है, देख लिया हम लोगों ने। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टलन के रंग को देखिए, तो रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भाई, देखोगे यहाँ पर तो एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा या अनेक उत्पाद बनाता हो, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये बेन कौन सी गैस सूंघ रही थी पता है, ये जो बेन देखो सूंघने की ट्राई कर रही है ऐसे करके, क्योंकि भाई सही में ऐसा सूंघा, अगर सूंघना भी हो तो ऐसा नहीं कि वो नली लेकर सूंघ ली, जैसे वो गांजा फूका चरस, वो क्या बोलते हैं एमडी, मैंने कई सुनी ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा करके ले लिया अंदर, तो वैसे मतलब नहीं सूंघना होता है। तो ऐसे सूंघेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए जहरीली गैस अधिक मात्रा में चली गई तो समस्या हो जाए, इसलिए ऐसा हाथ आड़ा रखकर थोड़ा थोड़ा, ताकि थोड़ा थोड़ा अंदर से मतलब हम लोग सूंघ सके। तो ऐसा करके सूंघने की विधि भी बताइए बहन ने और चित्र में एनसीईआरटी वालों ने। तो यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, तो वो गैस कौन सी हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 है मतलब डाई, 3 है यानी ट्राई। ठीक है, ओके, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या था, फेरस सल्फेट। तो अब पीछे जाते हैं, अब इसकी व्यवस्थित परिभाषा क्या है, वो तो था समझने के लिए कि वियोजन क्या चीज़ है, उसके लिए क्रियाकलाप था। अब यहाँ पे उसकी परिभाषा दी है क्या, अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में, मैं लिखना चाहूँगा, अरे जादू, जादू, चलिए कोई बात नहीं, जिस कर देते इसको। ठीक है, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया है। जैसे कि क्रिस्टल FeSO4 × 7H2O का सबसे पहले क्या करता है, क्रिस्टल जल त्याग देता है। रियल में FeSO4 ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गर्म करते हैं तो ये जल क्या हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। फिर क्या होता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। उसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये किसमें डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो गया। आगे क्या है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है, ये कैसा, ठोस, कोष्टक में लिखा है ना सॉलिड मतलब ठोस, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है भाई साहब, गैस से हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये एग्जाम्पल एक ही दिया हमारी बुक में वियोजन अभिक्रिया का, सॉरी ज़्यादा भी होंगे ना, हाँ एक और है, ये दिया है, कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी देखो ये गलती है, सॉरी एनसीईआरटी वालों की बहुत बड़ी मिस्टेक, मैं पहले भी समझा चुका था इसमें। इसको लिखेंगे बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ कि आगे कर देंगे बिना, क्या कर देंगे, नहीं हो लगदा दिल तेरे बिना। चलिए बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि बुझा हुआ चूना तो उसमें पानी डाल जाते हैं तब वो बुझा हुआ बनता है। क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ, बार बार इनकी गलतियों को लास्ट टाइम भी शेयर कर चुका हूँ मैं लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बनता है, और ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब वियोजन अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ऊष्मीय वियोजन होता है, एक रासायनिक वियोजन होता है, एक प्रकाशीय वियोजन होता है। मतलब वियोजन प्रकाश पड़ने की वजह से भी होता है, और वियोजन गर्म करने की वजह से भी होता है, यानी ऊष्मा देने की वजह से भी होता है। वियोजन रासायनिक अभिक्रियाओं से ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, वो कौन सा, लेड नाइट्रेट का। जब उसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
बनती है, जैसा कि आपको क्रियाकलाप में दिया गया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल, इधर क्या हम लोग तापन यानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चाइना डिश ली है, इसमें क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड। क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर यानी चांदी, उसको Ag से दर्शाते, क्या, Ag। क्या लिया ना, Ag। देखो आदमी जो है ना वो चांदी है, समझ में आई बात। और औरत क्या है, सोना, मेरी सोना बाबू। समझ में आई। वो क्यों बोलते हैं कि मेरी सोना बाबू, क्योंकि आदमी को औरत क्या बोलती है, Ag। Ag मतलब चांदी। अगर आदमी चांदी है तो औरत क्या है, सोना, इसके लिए बोलता है सोना बाबू। कितना अच्छा रिम मिल गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो क्या बनाता है, चांदी अलग कर देता है और क्लोरीन को अलग फेंक देता है। तो ये वियोजन हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ, ऊष्मा की वजह से हुआ कि प्रकाश की वजह से हुआ। तो यहाँ पर वियोजन हुआ सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो इस ढंग के वियोजन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यहाँ पर सिल्वर बनता है और ब्रोमीन बनता है। और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम लोग क्या लगा रहे, कई बार ऊष्मा दे रहे, कई बार प्रकाश या कई बार विद्युत भी देते हैं। इनकी आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में से एक परिभाषा निकली ऊष्मा शोषी की, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी की परिभाषा पहले आपको लिखनी है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा दी जाती है। देखो, एक तो था चूने का पानी, जिसमें पानी था, उसमें चूना डाला था, चूने का पानी बना था, उसमें से तो गर्मी बनी थी। क्या हमने उसको गर्मी दी, नहीं, वो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया थी। लेकिन हम किसी अभिक्रिया में गर्मी दे रहे, यानी उसको जला के रख रहे, तब जाके अभिक्रिया हो रही है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जा रही। मतलब उस अभिक्रिया को किसकी आवश्यकता है, ऊष्मा की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेम टू सेम जो वियोजन में है इसको भी ऊष्मा शोषी, क्योंकि अभिक्रिया होने के लिए क्या आवश्यक है, ऊष्मा आवश्यक है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, ये वाला भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। इसलिए ऊष्मा शोषी और वियोजन साथ साथ में आती है कई बार, ठीक है। सफ़ेदी करने के लिए किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। लिखने पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। इस X पदार्थ की मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। भाई समझ में आई बात, ये तो लिखना था। क्रियाकलाप 1.7 में परख नाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, इस पर गैस का नाम बताइए। जाने दीजिए, फालतू है, ठीक है। चलिए, ये क्या भाई, ये क्या है, अच्छा नई चीज़ आ रही है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या आ रही है, विस्थापन। चलिए भाई, हमारे यहाँ पे भाई साहब एक कौन है, बॉडीगार्ड। कौन है बॉडीगार्ड, भाईजान को जानते हैं। भाईजान कौन है, भाईजान। और भाईजान के साथ यहाँ पर कौन है, भाईजान के साथ कौन है, कतरीना। कौन है, कतरीना। कौन है, ये कौन है, कतरीना। और ये कौन है, हमारा भाईजान, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब आगे विक्की कौशल। कौन आ गया, मस्त आदमी आ गया। कौन आ गया, विक्की कौशल। कौन आया, विक्की भाई आए, ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ पर, देखो भाई, पहले भाईजान जो है ना, मैंने ऐसा सुना, मेरे को रियल में तो नहीं पता है, मैंने ऐसा सुना था। क्या सुना था कि कटरीना को बॉलीवुड इंडस्ट्री में लेकर कौन आए थे, हमारे भाईजान ही लेके आए थे। और इन दोनों की कई सारी अफवाहें उड़ी थी और फैली भी थी। सच कितनी आप ही जानते हो, थोड़ा मैं भी जानता हूँ। तो पहले ये दोनों साथ में थे, ठीक है। क्या थे, साथ में। चलो हाथ मिला दो, ठीक है। तो दोनों साथ में थे। फिर आए विक्की भाई। तो अब हुआ क्या, विक्की भाई ने क्या किया, यहाँ पर कटरीना को अलग कर दिया। अब आप जानते हैं अभी विक्की भाई की कटरीना से शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे भाई विक्की भाई और दूसरा कौन है यहाँ पर, कतरीना। ये दोनों साथ में मिल गए और भाईजान बेचारे पड़ गए अकेले। क्या पड़ गए, भाईजान पड़ गए अकेले। भाईजान के ऐसा बार बार भाईजान के साथ हो। भाईजान ने कितनी हीरोइनों को लाया है। एक वो कौन सी वो मूवी है ना, कौन सी, होठ में छुप के, वीर मूवी, वीर वाली है ना, वीर वाली है।
अरे वीर मूवी थी ना एक सलमान खान की, हाँ उसमें मिथुन था, उसमें जो हीरोइन है जरीने खान समथिंग कुछ नाम है उनका, ठीक है, वो फिर जैकलिन, ठीक है, उनको भी सलमान खान ले आए थे सर, मैंने सुना कटरीना को भी यही ले आए थे, पता नहीं कितनों को ले आए थे, हाँ जास्मिन भी है, हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है भाई साहब। चलिए तो भाईजान रह गए अकेले, क्योंकि देखो अब क्यों अकेले रह गए, वैसे तो भाईजान बड़े पावरफुल है, वो अकेले रहना चाहते थे। तो यहाँ पर हो क्या रहा, हम समझ रहे विस्थापन, तो विक्की भाई ने विस्थापित किया किसको, भाईजान को, ठीक है, विक्की भाई ने किसको विस्थापित किया, भाईजान को, और खुद सेट हो गए किसके साथ, कटरीना के साथ। कुछ ऐसा ही हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये आयरन है, वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पे आयरन मेरे लिए कौन है, विक्की भाई है, कौन है, विक्की भाई है, और कॉपर यहाँ पर कौन है, सल्लू भाई है, ठीक है सल्लू भाई, और SO4 कौन है यहाँ पर, कतरीना, ठीक है कतरीना ही लिख देते पूरा। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, विक्की भाई चले गए कतरीना के साथ, देखो FeSO4, तो ये आ गई ना कतरीना और ये विक्की भाई, तो देख लो अभी यहाँ पर कौन है, विक्की भाई है, और ये कौन है, कतरीना। तो यहाँ पर अकेले कौन हो गए, देखो ये CU कौन थे, सल्लू भाई हमारे, कौन थे, सल्लू भाई हो गए अकेले। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर, हंसी आ गई बच्चों के चेहरों पे, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर देखो जिंक भी ऐसा ही कर रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट से सल्फेट को हटा दे रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है, बार बार सलमान भाई के साथ यही हो रहा है, ठीक है। कोई नया आ रहा है, अभी इधर विक्की भाई आए थे, अभी कोई नया आया है, फिर इसको उठा के ले गया। अभी इधर देखो लेड क्लो, अभी ये किसी और का एग्जांपल है, एक क्रिकेटर है उनके साथ यही हुआ था, क्या नाम था उनका, वो उस टीम से खेलते थे अपनी चेन्नई की टीम से खेलते थे, क्रिकेटर थे अच्छे, और उनकी वाइफ शायद शादी हुई थी उनकी, लेकिन साथ ही में कोई क्रिकेटर था। अरे नए नए उदाहरण लेते, युजवेंद्र चहल भाई, ठीक है चहल, ये रहे हमारे लोग चहल, और उनके साथ उनकी वो वाइफ, ठीक है। अभी चहल बेचारे अकेले हो गए और वाइफ का पता नहीं कहाँ है, ये भाई कौन है, XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर हो जाता है क्या, हमारा विस्थापन। क्लियर भाई। तो यहाँ पर अब परिभाषा क्या बनेगी, एक तत्व जब किसी यौगिक में से अन्य तत्वों को वहाँ से विस्थापित कर दे तो इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया के लिए इन लोगों ने क्रियाकलाप दिया, आप समझ लेंगे, बहुत इजी सा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आप समझ रहे द्विविस्थापन, अरे मैया कहाँ जा रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या समझेंगे अपने लोग, द्विविस्थापन। अभी क्या बताऊँ मैं यार, मेरे को शर्म आती है। चलिए भाई, ओए शांति, चलिए ये हमारा भाई है, हाँ, चलिए इधर क्लोन कर दिया मैंने, शांति बनाए रखे वातावरण में, ठीक है। हाँ अब मजा आएगा। यहाँ पर एक और बहन है, ठीक है, और यहाँ पर है ये भी एक बहन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेरी बात सुनो, देखो इन दोनों की पहले बहुत अच्छी सी जोड़ी थी और इन दोनों की अच्छी से जोड़ी थी, ठीक है। ये दोनों कपल है, ये दोनों कपल है, ठीक है। वैसे ये एग्जांपल लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ अब, मैं लेऊंगा नहीं तो शायद समझ में थोड़ा कम भी आवे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई है एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा भाई है C2, बहुत प्यारा बच्चा है। चलिए यहाँ पर इसका नाम मैं रखूँगा बबीता। चलिए ध्यान देंगे आगे, सुनो। तो C2 और बबीता बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से अच्छे फ्रेंड है। और यहाँ पर मैं नाम उदाहरण लूँगा अपने ये हमारा नोबिता है, ठीक है। कौन है, नोबिता चश्मे से, और ये है शिजुका, कौन है, शिजुका। तो बहुत अच्छे फ्रेंड है ये लोग। फिर पता है क्या हुआ, तो मतलब हुआ क्या इनके साथ, बड़ा मतलब झगड़ा हो गया,
इन दोनों का भी झगड़ा हो गया, इन दोनों का भी झगड़ा हो गया। तो सिट्टू भाई को आया गुस्सा। क्या आया? गुस्सा। सिट्टू भाई ने सबसे पहले क्या किया, सिट्टू भाई आ गए यहाँ पर, ठीक है। सिट्टू भाई आए, अभिक्रिया हुई और ये भाई ने बबीता को छोड़ दिया, पर भाई कोई तो चाहिए होगा। तो सिट्टू भाई ने क्या किया, सिट्टू भाई ने ये इसको यहाँ से उठा लिया, ठीक है। किसको? शिजुका। बस हो गए, ठीक है। तो देखो सिट्टू भाई क्या हो गए, शिजुका के साथ फ्रेंडशिप कर लिए। लेकिन अब सोचो कि यहाँ से सिट्टू भाई तो सेट हो गए शिजुका बेन के साथ, बचे कौन? नोबिता और बबीता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नोबिता भाई साहब कौन? नोबिता। अब नोबिता को भी तो गुस्सा आएगा ना, तो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, अब तो मेरी शिजुका को लेके गया है तो तेरी बबीता तो है ना। ठीक है। तो भाई ये हो गई यहाँ पर अभिक्रिया, ठीक है। तो देख लो अब ये अभिक्रिया किसी है, क्या यहाँ पर एक बार विस्थापन हुआ? नहीं बेटा, 2 बार। क्या हुआ? द्विविस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। जब कोई आयन अपने आयनों का आदान प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर जब कोई यौगिक अपने आयनों का क्या कर रहे? आदान प्रदान, लेन देन कर रहे कि भाई मेरा तू रख और तेरा मुझे दे दे, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो चुकी है यहाँ पर। क्लियर भाई? तो अब हम समझेंगे बुक के अंदर से द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहीं पे ऐसा ही हो रहा है, एक सोडियम सल्फेट है, एक परख नली में लिया और एक परख नली में क्या था? बेरियम सल्फेट। तो फिर क्या हुआ पता है कि जो सोडियम ने अभिक्रिया कर दी किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। अब सोडियम ने तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर दी, बचा क्या यहाँ पर? बेरियम और सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट यहाँ आ गया, जलसा जलसा मौजे दरिया। क्लियर? ठीक है। अभी यही है द्विविस्थापन की परिभाषा कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये हमारा एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल लिख देना है बहुत अच्छे ढंग से। क्लियर? बचता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या बचता है? उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब क्या है बेटा? उपचयन की परिभाषा में यहाँ पे लिखूँ, ऑक्सीजन का योग, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर के साथ किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का, तो ये क्या कहलाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है यहाँ पर। और यहाँ पे यही किया है कि कॉपर चूर्ण को चाइना डिश में डाल दिया और गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अगला क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन, ठीक है। तो अपचयन में क्या आता है? H2 का संयोजन। क्या? H2 यानी डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन का संयोजन, ये क्या कहलाएगा? अपचयन। तो जब कॉपर ऑक्साइड के साथ उसी कॉपर ऑक्साइड को आपने लिया, अब किसका संयोजन किया? H2 का। तो भाई अब इसका क्या हो गया? कॉपर का, तो सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? यहाँ पर उपचयन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो, क्या हो? उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो जाए तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और H2 लिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो गया, ठीक है, और H2 कहाँ जुड़ गया? देखो O के साथ जुड़ गया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अन्य उदाहरण भी, यानी एक बार हुआ यहाँ पर, इधर हो रहा है H2 का क्या हो रहा है? उपचयन, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन यहाँ पर हो जाता है। ये अन्य उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया के, ठीक है। अब क्या